स्टार्ट करते हैं OCM के सेकेंड वीडियो के लिए। तो यहाँ तक एम्स और नेचर ऑफ वर्क ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग सारे। सो आज चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। बिजनेस के 2 ऑब्जेक्टिव होता है, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव। सो पहला हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। अगर कोई भी आप जॉब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो अर्निंग प्रॉफिट। दूसरा सर्चिंग न्यू कस्टमर। अब नए कस्टमर आएंगे तो बिज़नेस आगे बढ़ेगा ना। ओल्ड कस्टमर, जो पुराने एग्जिस्टिंग कस्टमर है जो ऑलरेडी है, उनके अलावा भी न्यू कस्टमर चाहिए। इनोवेशन करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे, सो जो कस्टमर है वो भी इंजॉय करेंगे अपनी कंपनी और कंटिन्यूसली परचेस यहाँ से ही रखेंगे, ठीक है। बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसका अगर वेस्ट कम कर देंगे सो हमारा हम लोग का प्रॉफिट होना, ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा। रीयूज़ करने लगेंगे या ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अंटिल द लीड ऑफ इन क्रिएटिंग प्रॉफिट, ठीक है। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सप्लाइंग द क्वालिटी प्रोडक्ट। बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको हम लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको क्या दें हम लोग? क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दें, कुछ भी नहीं थमा देने का। ऐसा क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे तो कंज्यूमर बार बार रिटर्न आएंगे। उनकी सेफ्टी, प्रोटेक्शन, ड्यूरेबिलिटी और यूटिलिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाएं। अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जस्ट लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब कुछ अलग दिखाना और कुछ अलग देना, उसको अवॉइड करते बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो उधर पे स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर हैं उन लोगों को क्या करें? वेलफेयर प्रोवाइड करें, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करें। उसके बाद फेयर रेम्यूनरेशन, गुड वर्किंग कंडीशन, मतलब अच्छे कंडीशन में उनको रखें कि लाइक जहाँ पे वो लोग रह रहे AC प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, या फिर उनको स्टे करने का प्रॉपर कंडीशन है कि नहीं, ये भी ज़रूरी है। हेल्प टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करता है। ड्यू टू द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब जैसे फटाफट क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में बदलता जा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ट्रैफिक जॉम्स, ये सारे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो बिज़नेस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसको भी थोड़ा कम करने की कोशिश करें, और जो भी अगर वाटर वेस्ट जो है अपना, उसको क्लीन करके उसके बाद कहीं भी गड्ढे में डाले या फिर पानी में मिक्स करें, तो उसको पहले क्लीन करें, प्योरीफाई करें, देन आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी कंट्रीब्यूट करना, जस्ट लाइक स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, सो ऑन। रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। क्या रोल्स है बिजनेस में प्रॉफिट का? देखते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। एवरी बिजनेस ऑपरेशंस एम्स टू अर्न द प्रॉफिट, सो एक्सिस्टिंग रेवेन्यू, मतलब जितना रेवेन्यू है उससे ज़्यादा वो लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। रेपुटेशन, रिवॉर्ड, रिस्क, सर्वाइवल, रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रिटर्न टू इन्वेस्टर, मतलब जो इन्वेस्टर है उन लोग को बुलाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। द पीपल हु इन्वेस्टिंग द मनी ऑफ द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न ऑफ द कैपिटल। द पोजीशन इज एडवोकेट प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस। प्रॉफिट किस लिए होता है? रिटर्न, इन्वेस्टर है उनको रिटर्न देना पड़ता है उसका। फिर रिच एंड डेवलपमेंट बढ़ाना, एडवोकेट प्रॉफिट अर्न फ्रॉम स्पेंड मोर R&D एंड
इट कैन बी लीड टू द बेटर टेक्निक एट लोएस्ट कॉस्ट. ग्रोथ एंड एक्सपांशन, मतलब बिजनेस का ग्रोथ करने में जो प्रॉफिट आता है उसका यूज़ करते हैं, तो उसका यूज़ करके बिज़नेस को एक्सपांड किया जा सकता है, बिज़नेस में ग्रोथ लाया जा सकता है. इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, फटाफट काम करने का एफिशिएंसी अगर इंक्रीज़ करेंगे, जो टाइम पे जिस टाइम पे बोला गया है उस टाइम पे अगर वर्क डन करके देंगे तो क्या होगा, उससे और ज़्यादा अपने बिजनेस में लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और फिर बढ़ेगा. मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बिजनेस अर्न द प्रॉफिट विच दिस मीन्स टू लाइवलीहुड, मतलब जब प्रॉफिट अर्न करते हैं तभी कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना बिजनेस कर रहे हो तो. बाय अर्निंग अ सफिशिएंट प्रॉफिट दे कैन लिव स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट, मतलब अपने सारे वांट को सेटिस्फाइड कर सकते हैं इफ़ अगर अच्छा खासा प्रॉफिट होता रहेगा तो. रिवॉर्ड फॉर रिस्क, प्रॉफिट कंसिडर एज द रिवॉर्ड, मतलब प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है जो हम लोग ने पहले रिस्क लिया है, जो फॉल इन डिमांड और उसके बाद जो इतने देर तक सह रहा है कंपनी, उसके बाद उसको जो प्रॉफिट होती है वो क्या है, उसके लिए रिस्क का रिटर्न है, मतलब रिस्क जो लिया उसको जो प्रॉफिट मिला वो. सो एक बार रिवाइज करते हैं पूरा, देन आगे जाते हैं. रिविजन मोस्ट इम्पोर्टेंट. Return to investment, research and development, growth and expansion, increase efficiency, means of livelihood. उसके बाद reward for risk. उसके बाद क्या है, सर्वाइवल. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट में कंपनी कब तक सर्वाइव करेगी, बहुत ज़्यादा कितने दिन तक घर से पैसा लगाएंगे. प्रॉफिट मस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है. ठीक है, अब ये नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. बिजनेस अचीव में बी बॉर्डरली क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. कितने कैटेगरीज में क्लासीफाइड है, 2 कैटेगरीज में. पहला क्या है, इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स. इंडस्ट्री इज ए कंसर्न विद द प्रोडक्ट of goods and provide services, while the commerce is mainly concentrated with their distribution. ठीक है, इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स बनाती है, और कॉमर्स क्या करता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करता है. ठीक है, इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री. प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, एग्जीक्यूटिव और जेनेटिक. सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन. उसके बाद टर्सरी में आता है ट्रांसपोर्ट, बैंक, होटल्स, टूरिज्म और एनवायरमेंटल. कॉमर्स में क्या आता है, ट्रेड. उसके बाद ऑक्सिलरी टू ट्रैक, जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, क्या क्या ज़रूरी है ट्रेड के लिए, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्चेंटाइल एजेंट. उसके बाद कम्युनिकेशन. फिर देखो ट्रेड के 2 टाइप्स, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड. जो घर में बेचते हैं होम ट्रेड, जो फॉरेन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या है, फॉरेन ट्रेड. होलसेलर ट्रेड और रिटेलर ट्रेड, इसमें आता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट और रीपोर्ट. ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में अभी ऐसे पढ़ते जाएंगे. ठीक है, सो अभी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. ये अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, हेल्दी, आई थिंक हेल्दी रहेगा. चलते हैं. इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल लेके आते हैं, रॉ मटेरियल पे काम करते हैं और एक फिनिश गुड तैयार करते हैं, वो क्या है, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री का ये काम होता है. चलते हैं आगे, यहाँ से देखते हैं. ठीक है, इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू 3 बॉर्डर कैटेगरी. पहला प्राइमरी. प्राइमरी में क्या आता है, प्राइमरी इंडस्ट्री कंसर्न विद द नेचर. प्राइमरी इंडस्ट्री किससे कंसर्न, क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री का, नेचर है. इफ़ नेचर इज ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, द प्रोडक्ट इज प्राइमरी इंडस्ट्री में बी यूज टू इम्पोर्ट अ सेकेंडरी इंडस्ट्री. मतलब जो प्राइमरी इंडस्ट्री का क्या काम है कि
रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री को इंपोर्ट करना। उसमें आता है एग्रीकल्चर, द इंक्लूडेड द फार्मर और उसके बाद कल्टिवेशन ऑफ लैंड एंड क्वालिटी ऑफ द फार्मर। क्या करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्या करता है, जैसे अभी चीनी बनाना है, चीनी बनाने के लिए क्या करेगा, शुगर कैन बनाएगा। शुगर कैन जब हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, उसको कट करके मिल्स में भेज देंगे, तो वहाँ पे शुगर मिल में भेजेंगे तो शुगर बन जाएगा उसका, ठीक है। तो वो किसका काम है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंडस्ट्री का क्या काम है, इंडस्ट्री ड्रॉ आउटपुट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट लाइक सॉइल, एयर, वाटर। जनरली द प्रोड्यूस आर रॉ फॉर्म ऑफ द, मतलब कोई भी रॉ फॉर्म का सामान वो लोग बनाते हैं, लाते हैं, उसके बाद उसको कहाँ पे बेचते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इसका काम क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री को इंपोर्ट करना, ठीक है। सेकेंडरी इंडस्ट्री देखते हैं। देयर इज डिपेंड अपॉन द प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी पे डिपेंड करती है। सो कन्वर्ट द रॉ मटेरियल प्रोवाइड प्राइमरी इंडस्ट्री इनटू द फिनिश गुड। जो प्राइमरी इंडस्ट्री से गुड्स मिल रहा है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। इसमें दो टाइप्स है, पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दूसरा constitution industry. Manufacturing industry, this industry are engaged to transfer of raw material into finished goods with the help of machine or power. मशीन और पावर का हेल्प करके क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को। और कंस्टिट्यूशन वाला क्या करता है, दिस इंडस्ट्री इंगेज द कंस्टिट्यूशन, मतलब ये कंस्ट्रक्शन क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है, डैम, ब्रिजेस, रोड कंस्ट्रक्शन करता है। और कंस्ट्रक्शन काम करके उसको रॉ मटेरियल क्या इसमें यूज़ होगा, लाइक पत्थर यूज़ होगा, मिट्टी यूज़ होगा, मिट्टी का वो ब्रेक बनाते हैं ना, फिर उसका यूज़ करके सब कुछ बनाते हैं वही। तो यहाँ पे क्या करेगा ये फिनिश गुड, तो ये भी फिनिश गुड्स हो गया ना, जैसे ब्रिज बन गया, रोड बन गया, क्या हो गया, फिनिश गुड। उसका देखते हैं टर्शरी इंडस्ट्री क्या करता है, दे प्रोवाइड द सपोर्ट ऑफ सर्विस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये क्या करता है, दोनों को जो वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। सर्विस फैसिलिटेट, मतलब सर्विस को फैसिलिटेट करता है। उसमें क्या इंक्लूडेड है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग विच कम अंडर द ट्रेडिशनल कैटेगरी, मॉडर्न टाइम्स, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, ये सब इसमें आता है टर्शरी इंडस्ट्री में, ठीक है। अब देखो ये तीनों समझ में आ गया, मतलब सेकेंडरी प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी रॉ मटेरियल बनता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। सेकेंडरी इधर पे ये फिनिश्ड गुड तैयार करता है। एग्रीकल्चर से आया तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ बना दिया, सामान बनाया, और इधर से जाएगा इधर पे, और सब इधर से ईंट गया तो इधर से दीवार बना दिया, ऐसा, ठीक है। और फिर जो इन दोनों का काम किया हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री ने मिलके जो काम किया हुआ है उसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, लास्ट वाला सी, मतलब इन दोनों को सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, सी प्रोवाइड करता है, ठीक है। समझ में आ गया, नेक्स्ट चलते हैं। कॉमर्स के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो शायद थोड़ा लेंदी हो जाता है, सो कीप काम और पूरा देखो, पूरा देख के उसके बाद ही जाओगे तो आपको प्रॉपर समझ जाएगा, दोबारा बस रिवाइज करना होगा। कॉमर्स का मीनिंग क्या है, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडस्ट्री से जो गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन का ये काम करता है, इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्टिविटी विच इज essential to maintain the free or flow of the goods. Commercial bridges a gap between the products and consumer by exchange of goods and services for money or money's worth. Commerce is a future divided into the trade or auxiliary ट्रेड। कॉमर्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ट्रेड और एक्सिलरी ट्रेड। उसका काम क्या है कि जो गुड्स तैयार हुए हैं उसको क्या करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ट्रेड एंड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आज मेरी टंग बहुत स्लिप हो रही है, सो सॉरी फॉर दैट, बार बार स्लिप हो जा रही है। ट्रेड इज़ अ
इज़ एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी वर्थ, मतलब मनी या फिर डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट, ऐसा बेसिस पे जो लेते हैं वो. गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट. द ट्रेड फिनिश्ड ट्रांसफर टू ओनरशिप टू पोजीशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेलिंग टू द बायर. पोजीशन पता होगा ना कि मतलब कोई भी अगर कोई प्लॉट लेता है तो उसको पहले पोजीशन मिलता है, उसके बाद वो जाके वहाँ पे काम करवाता है, ऐसा. ठीक है, तो पोजीशन प्रोवाइड करता है. ट्रेड फर्दर क्लासिफाइड. ट्रेड उसके बाद भी क्लासिफाइड हुआ है, पहला होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड. इन द ट्रेड ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड टेक प्लेस द जोग्राफिकल बॉन्ड ऑफ द कंट्री. मतलब कंट्री के अंदर ही जो ट्रेड होता है वो क्या हो गया, वो हो गया होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड. और यूज़ क्या होता है, लोकल करेंसी. इन फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोड, मतलब और जो डिवाइड हुआ है वो किस में हुआ है देखते हैं. कलर चेंज करते हैं. होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड में क्या होता है, होलसेल ट्रेड गुड्स परचेज टू द सोल्ड इन बल्क, मतलब बल्क में किसी को बेच देते हैं और थोड़े चीप प्राइस में बेचते हैं. मतलब तो इससे क्या करता है, स्मॉल क्वांटिटी में दूसरा रिटेलर लेके जाते हैं. रिटेल ट्रेड बिजनेस activity associated by the selling of goods to the final consumer. The retailer is one who purchase from the wholesaler. ये देखो, ये दोनों के बीच में लिंक है. ठीक है, ये ट्रेड जो मेन जहाँ से मैन्युफैक्चर होता है वो देता है होलसेलर को, होलसेलर देता है रिटेलर को, रिटेलर से कंज्यूमर को मिलता है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. बी क्या है, फॉरेन ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड. इसमें आता है इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंटरपोर्टेड. जैसे देखो, व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द अनदर कंट्री इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट. इम्पोर्ट मतलब लाना, इम मतलब लाना. इम नहीं समझ में आता, इन समझो. इन आउट जानते हो ना, इन मतलब घर के अंदर इन द बॉक्स बोलते हैं ना, वैसा इम अगर रहा तो लाना और एक्स रहा तो एक्स मतलब जो चला गया ना, समझ पा रहे हो. एक्सपोर्ट मतलब भेजना. ठीक है, when the goods and services sold from the sold to the foreign buyers, फॉरेन वाले बायर्स को जब बेच दिया तो क्या हो जाएगा, वो एक्सपोर्टेड. और इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है, टू कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोर्ट और इम्पोर्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. इट इन्वॉल्व इम्पोर्ट द गुड्स फ्रॉम द कंट्री और रीसेल द गुड्स टू अनदर कंट्री. जैसे कि कोई चीज़ इम्पोर्ट किया मैंने जापान से और फिर रीसेल कर दिया अफ्रीका को, वही है. ठीक है, अब कॉमर्स के बी पार्ट पे जाते हैं. ठीक है, ये किसका बी पार्ट है, कॉमर्स का बी पार्ट. अभी कॉमर्स के ए पार्ट को हमने पूरा पढ़ा. ठीक है, ओवरऑल चैप्टर काफ़ी इजी है, सो अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है अच्छा स्कोर कर सकते हो तुम लोग. ऑल दोस एक्टिविटी द facility smooth flow of the goods from the manufacturing center to the consumption center is called as its trade or auxiliary trade. This active play supporting role. ये क्या करता है, ट्रेड को मैन्युफैक्चरिंग से और उधर तक लाने का स्मूथ फ्लो होता है. इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी टेस्ट. उसमें क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग. ट्रांसपोर्ट क्या करता है, गुड्स कोई भी सामान जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ है वहाँ से ले जाके दूसरी जगह पे पहुँचा देता है, वो ट्रांसपोर्ट. वेयर हाउसिंग, सामान को जो गैप होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, उसको मतलब अभी देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हम लोग को विदाउट सीजन भी मिल जाता है, वो किससे होता है, वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रखा रहता है, इसलिए होता है. ठीक है, इंश्योरेंस क्या होता है, कोई जगह रिस्की होता है, कोई बिजनेस रिस्की होता है, तो वो लोग क्या कराते हैं, अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराते हैं. जस्ट लाइक मरीन इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसके बाद ऐसा अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं. जो वेयर हाउस में सामान रखा है ना, लॉस और डैमेजेस, मतलब लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, उससे बचाने के लिए भी उसका क्या करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं. बैंकिंग, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए बैंकिंग मनी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
तो बिज़नेस को रनिंग स्मूथ करने के लिए बैंक भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एडवर्टाइजिंग, जब तक कोई भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग नहीं करोगे तो उसके बारे में लोग जानेंगे कैसे। जस्ट लाइक अभी दिखाता है 2 मिनट वाली मैगी, तो मैगी कैसे बनाते हैं वो भी दिखाते हैं ना। उसके बाद क्योंकि कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है ना जिसको हम लोग स्टार्ट से यूज़ करना नहीं जानते। प्रोडक्ट मार्केट में है बट उसको यूज़ नहीं करना जानते, इसलिए कोई ख़रीदता भी नहीं है। सो उसको यूज़ करना, अभी हम लोग बिस्किट तो कितने सालों से खा रहे हैं ना, पर उसको खाना कौन सिखा रहा है? अभी ओरियो वाले सिखा रहे ना। पहले उसको खोलने का, फिर उसको चटने का, उसको दूध में डिप करने का, उसके बाद खाने का, ये सिखा रहे हैं ना। जिसकी वजह से बच्चों के माइंडसेट बन गया, तो वो लोग इसलिए भी ओरियो ख़रीदते ताकि वो ऐसा कर सके। डेयरी मिल्क कैसा ब्रेक में दिखाता है, पूरा मुंह में लगा लेता है फिर खाते खाते, तो वो सब एक माइंडसेट क्रिएट होता है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं और प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए? एडवर्टाइजिंग इम्पॉर्टेंट है। मर्चेंटाइल एजेंट, कंज्यूमर इज़ ओवर वाइड एरिया, मतलब बहुत ज़्यादा जो वाइड एरिया है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेलर कंटेंट टू कनेक्ट टू कंज्यूमर, मतलब जहाँ पे कंज्यूमर और सेलर आराम से नहीं वो हो पाते, आराम से मिल नहीं पाते, वहाँ पे कौन आता है? मर्केंटाइल एजेंट्स आते हैं। उसके बाद क्या आता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ज़रूरी है 2 पार्टीज़ के बीच में, तब वो लोग अपनी नीड्स को बता सकते हैं और कंजप्शन के लिए क्या चाहिए, कौन सी फैसिलिटी चाहिए, तो दोनों के बीच का लिंक के जैसा काम करता है। कॉल, पोस्टल सर्विसेज, ईमेल एक्सेट्रा, ये सारा हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अभी देखेंगे इंडस्ट्री और कॉमर्शियल। ये सारा अभी डिस्टिंग्विश बिटवीन है, मैंने सारे के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया, तो ये सब आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताना, मैं एट दी एंड डिटेल वीडियो बना दूँगी इसके बारे में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। VVIM पे कुछ ना कुछ आता ही है, और इस बार अब से आपको ये वाला भी लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, देन ऐसे डिस्टिंग्विश लिख सकते हो, ठीक है? सो इसको एकदम, इसको भी अगर अच्छे से याद कर लेते हो ना तो उसके बारे में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब रिवाइज वीडियो पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपका जब सेमेस्टर आएगा तो फिर बनाऊंगी। सो वीडियो मेरे साथ बने रहो, मैं आपके लिए, आप जो जो बोलोगे मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, बोलोगे तो PPT भी बना के दे दूँगी। बट वीडियो बराबर देखो, उसको समझो। कुछ नहीं समझता है, यू कैन आस्क योर डाउट टू, आई विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे सेफ।